that enzyme inhibition, or also called as it is a part of that enzymology. ओके तो हम एंजाइमोलॉजी की वन टाइप ऑफ द सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है एंजाइम इनहिबिशन का. ओके आगे का वीडियो होगा कि उसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसकी जो नॉमेनक्लेचर है वो पढ़ेंगे. ओके देन आफ्टर उसकी एक्टिविटी कैसे होती है, वो कैसे वर्कआउट करता है. ओके और एंजाइम क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. लेकिन सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि एंजाइम का इनहिबिशन कैसे होता है. ओके एंजाइम का इनहिबिशन जो है वो हम स्टेप वाइज समझ लेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि एंजाइम को कैसे इनहिबिट किया जा सकता है. और अगर हमारा जो नेचुरल एंजाइम जो है वो अगर इनहिबिट हो गया, ओके अगर जो अच्छा एंजाइम था वो इनहिबिट हो गया है तो वो आगे चलकर कोई भी टाइप्स की एक्टिविटी नहीं कर पाएगा. ओके ये टाइप का जो टॉपिक है ना उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एंजाइम इनहिबिशन पर ही वीडियो क्लिक करें. ओके देन आफ्टर ये हिस्ट्री और नॉमेनक्लेचर तो भी आगे भी हम पढ़ कर आएंगे. ओके लेकिन हम एंजाइम इनहिबिशन पर फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करेंगे. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू दैट प्रीवियस वीडियो लेक्चर. ओके तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो बाद में देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्ट्री और वो वगैरह जो नॉमेनक्लेचर वाला है वो आपको अगर देखना है तो मैं अभी ही उसके बाद में हम डाउनलोड कर देंगे इस टाइप के वीडियोस. ओके तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइमोलॉजी यानी कि हम एंजाइम की स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड दैट एंजाइमोलॉजी. ओके एज ऑलमोस्ट एवरी प्रोसेस ऑफ द सेल्स विच इज़ कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम. हमें पता है कि जो भी टाइप्स की हमारी सेल यानी कि लिविंग सेल की जो भी प्रोसेस है वो कैटालाइज होती है ओनली फॉर ओनली वन टाइप ऑफ दैट बायोलॉजिकल कैटालिस्टिक, इट इज़ कॉल्ड द एंजाइम. एंजाइम के बिना कोई भी प्रोसेस नहीं होती. ओके कोई भी प्रोसेस नहीं होती. तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल एजेंट्स ऑफ दैट एंजाइम्स. एंजाइम को फार्मास्यूटिकल एजेंट्स कहा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है. ओके दैट्स इनहिबिटर्स बेसिकली रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. ओके तो बेसिकली इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसे ही इनहिबिट कर देते हैं. ओके तो आगे चलकर एंजाइम जो है वो कोई भी टाइप का फंक्शन नहीं कर पाता. Like that several viral enzymes that help in establishment of that AIDS are treated with the enzyme inhibitors. Okay कुछ टाइप्स के जो डिसीज़ है यानी कि एड्स जैसे जो डिसीज़ है उसे हम कैसे ट्रीट करें तो एंजाइम इनहिबिटर्स के थ्रू हम एड्स के जो वायरल एंजाइम है उसे ट्रीट कर सकते हैं. ओके तो इनहिबिटर्स एज अ वन टाइप ऑफ दैट वो क्या है, हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है. ओके तो हम शुरू करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स पर. द काइंड्स ऑफ इनहिबिशन, दो टाइप्स के इनहिबिशन होते हैं. टाइप्स 1 इट इज़ अ रिवर्सिबल एंड टाइप 2 इज दैट इरिवर्सिबल. ओके यहाँ पर आप लिख लेना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप लिख लेना. द सेकंड वन इज दैट irreversible inhibition and then after the reversible inhibition. okay reversible inhibition क्या होता है और irreversible inhibition क्या होता है तो उसके बारे में हम पढ़ें. तो reversible inhibition यानी कि अगर ये दे मान लो कि ये क्या है, एंजाइम है. ओके ये मान लीजिएगा हमने ये एंजाइम है. ओके ये उसकी एक्टिव साइट है. क्या है ये उसकी एक्टिव साइट है. एक्टिव साइट है. अगर वहाँ पर कोई ऐसा सबस्ट्रेट आ गया, ओके वहाँ पर ये है हमारा सबस्ट्रेट. ओके देन आफ्टर उसके जैसा ही दिखने वाला वन टाइप ऑफ दैट इनहिबिटर है. ओके इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों क्या है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं. ओके
दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेम है, तो वो क्या करेंगे, कंपटीशन लगाएंगे, नहीं पहले मैं जुड़ूंगा, नहीं पहले मैं जुड़ूंगा, ऐसे कर कर वो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ जाते हैं। अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट पर जुड़ गया है, ओके, एंजाइम की एक्टिव साइट पर अगर इनहिबिटर जुड़ा है, यानी कि ई आई कॉम्प्लेक्स बना है, ई आई कॉम्प्लेक्स बना है, फिर भी जो रिएक्शन होनी चाहिए वैसी रिएक्शन नहीं हो पाती, ओके, वैसी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट जुड़ना चाहिए था, लेकिन सबस्ट्रेट तो नहीं जुड़ा, ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ओके। देन आफ्टर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और देन आफ्टर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंड द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ दैट इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक है कि अगर इनहिबिटर्स जो है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज ला देता है, उसकी फंक्शन में चेंज ला देता है, तो वो एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, ओके, वो आगे कोई भी टाइप की प्रोसेस नहीं कर पाता। दिस इज कॉल्ड दैट इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ओके। तो इतना पता चला आपको, ओके, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अब, तो शुरू करते हैं हम रिवर्सिबल इनहिबिशन, और ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन का वन टाइप है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। In this type of inhibition, the inhibitors compete with the substrate and binds to that active site of enzyme. तो इन टाइप ऑफ दैट इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है, किसके लिए, एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए, ओके। तो इनहिबिटर फर्स्ट ऑफ ऑल जुड़ जाता है और सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देता है, लेकिन बात ध्यान में रखिएगा कि ये कौन सा इनहिबिशन हम पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल, जस्ट अ मिनट, रिवर्सिबल, ओके, यानी कि उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिजेंबल लाइक दैट सबस्ट्रेट। ऐसा क्यों है कि जो इनहिबिटर्स है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट पर जुड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सबस्ट्रेट के जैसा होता है, ओके, बट therefore not reaction occur by the binding of the inhibitors to the active site of enzyme, okay, कि भले ही इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ गया हो फिर भी वो क्या नहीं कर पाता, अपनी जो प्रोसेस है, अपनी जो केमिकल रिएक्शन है जो करनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि सबस्ट्रेट नहीं जुड़ा है, ओके। मान लीजिए कि सुक्रोज जुड़ना चाहिए था सुक्रेज के पास, सुक्रेज की एक्टिव साइट पर, लेकिन कौन जुड़ जाता है, कौन जुड़ जाता है, गैलेक्टोज जुड़ जाता है। मान लीजिए कि गैलेक्टोज जुड़ गया, ओके, गैलेक्टोज जुड़ गया है, तो क्या सुक्रेज एक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सुक्रेज जो है ओनली फॉर ओनली स्पेसिफाई है कि वो सुक्रोज पर ही कार्य करता है, ओके, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही वर्क करेगा, कोई दूसरे सबस्ट्रेट पर या फिर कोई दूसरे इनहिबिटर पर वो वर्क नहीं करेगा, ओके। तो ये इस बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब आगे चढ़ते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है, उसे अपने माइंड में बिठा दीजिएगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड बाय दैट इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ओके। अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो यस, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इनहिबिटर्स जिस एंजाइम के साथ जुड़े उससे पहले ही हमारे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ जुड़ जाए, ओके। तो क्या होगा, तो प्रोसेस जो है वो जैसी थी वैसी होनी लगेगी, ओके, प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि अगर इनहिबिटर्स मान लीजिए कि 5 है, 5 की नंबरिंग में है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर हम 20 तक ला देंगे, तो क्या हो जाएगा कि इनहिबिटर्स उसके पहले जुड़े, उससे पहले ही हमारे सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर दिया होगा,
ओके, और प्रोसेस जो है वो आगे चल रही होगी। तो हम कैसे उसे रिवर्स कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर। ओके, when this happens the probability of that inhibitors binding to the enzyme will be minimized. okay, तो कैसा होगा कि inhibitors जो है वो एंजाइम के साथ जुड़ रहे हैं, उसकी जो probability है वो क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी। ओके, द रिएक्शन नाउ एक्सीड मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जाकर जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम हो जाएगी, वी मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वी मैक्सिमम, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन द वैल्यू ऑफ केम इंक्रीजेस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रिवर्स करने के लिए। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब रिवर्स होगा? तो जब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ओके, तब जाकर जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्स में आएगा। लेकिन उस पर क्या हो जाता है कि जो हमारी केम वैल्यू है, यानी कि माइकली मेंटेन जो कांस्टेंट है, वो क्या हो जाता है? माइकली मेंटेन्स कांस्टेंट वो इंक्रीज हो जाता है। और वी मैक्सिमम इट इज़ नॉट चेंज। ओके, वेलोसिटी जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी है वो नहीं चेंज होगी, लेकिन माइकली मेंटेन कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाता है। किसके थ्रू? क्योंकि हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए। तो ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब आता है हमारे सामने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उससे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का वन टाइप ऑफ द एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो देखना शुरू करते हैं हम। फर्स्ट वन है कि सस्किनिक एसिड को आप जानते हैं ना? कहाँ पर पढ़े थे आप? कहाँ पर पढ़े थे? सस्किनिक एसिड को हमने पढ़ा था TCA साइकिल में। ओके, क्रेब्स साइकिल में हमने पढ़ा था। ओके, तो सस्किनिक एसिड जो है वो आगे चलकर किस में कन्वर्ट होता है? किस एसिड में कन्वर्ट होता है? अब तो आपको पता होना चाहिए ना, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, तो उसकी प्रोडक्ट क्या है? फ्यूमेरिक एसिड बनाना। ये प्रोसेस तो बिना एंजाइम के नहीं होगी, तो कौन सा एंजाइम चाहिए? सस्किनिक डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो सस्किनिक डिहाइड्रोजिनेज इस प्रोसेस पर वर्कआउट करता है और सस्किनिक एसिड में से फ्यूमेरिक एसिड बनाता है। ओके, the transfer of the hydrogen atoms from the succinic acid to the suitable acceptor compound it is called the fumaric acid. but यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि सस्किनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो मेलोनिक एसिड के साथ क्या है? मेलोनिक एसिड के साथ कंपेयर में एक जैसा देखता है। ओके, तो वो क्या करेगा? सस्किनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो मेलोनिक एसिड के साथ जुड़ जाएगा। ओके, तो मेलोनिक एसिड तो उसका सबस्ट्रेट नहीं था, लेकिन उसका इनहिबिटर था, तो प्रोसेस नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ, मैं अगर आपको बोले जाऊँगी तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दैट सस्किनिक एसिड, ये देख लीजिए, ये है सस्किनिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि उसके फर्स्ट एंड द लास्ट पोर्शन पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, CH2 है। दिस वन इज द सस्किनिक एसिड। मिथिलीन ब्लू जो है वो अनदर सबस्ट्रेट है कि उसके साथ वो कंबाइन हो जाता है। देन आफ्टर द फ्यूमेरिक एसिड, मिथिलीन ब्लू को वो क्या कर देगा? अगर हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो सस्किनिक एसिड का है या नहीं है, तो उसे चेक करने के लिए हम डालेंगे मिथिलीन ब्लू, बिकॉज मिथिलीन ब्लू इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट एक्सेप्टर। किसका एक्सेप्टर है? हाइड्रोजन आयन का वो क्या है? एक्सेप्टर है। ओके, तो जब भी हम क्या करेंगे, सस्किनिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल कर हम क्या करेंगे? मिथिलीन ब्लू को दे देंगे। ओके, देन आफ्टर द मिथिलीन ब्लू इट इज़ अ रिड्यूस्ड मिथिलीन ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और बनाएगा क्या?
फ्यूमेरिक एसिड, ओके, तो फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए ये सारी, ओके। अगर मेलोनिक एसिड आ गया तो मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर दोहरूँ तो कुछ इस टाइप का होता है कि COH CH2 COOH, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दैट सस्केनिक एसिड, ओके, सस्केनिक एसिड के जैसा ही है, आप देख सकते हैं, ओके। तो वो आकर एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा और वो प्रोसेस जो है वो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ओके। तो ये बात समझ में आ गई आपको, जस्ट क्लियर, यस और नो, यस। चलो आगे चलते हैं, ये है उसका एक्सप्लेनेशन। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको आगे भी करा जो वो ही है, ओके। यानी कि मेलोनिक एसिड जो है वो सस्केनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिव साइट पर आ जाएगा और प्रोसेस को वो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। Then after the methanol poisoning, it is just one example of that competitive inhibition. और मैंने कहा ना कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ दैट हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग के केस में इनहिबिटर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ओके। मिथेनॉल के बारे में आपको पता ही होगा कि विच जस्ट वन इज दैट अल्कोहल है वन टाइप का, और इथेनॉल भी क्या है, अल्कोहल, ओके। मिथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो है CH3OH और इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, ओके। अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करें तो मिथेनॉल जो है वो ज़्यादातर वो क्या है, टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू दैट इथेनॉल। लेकिन अगर हमें मिथेनॉल पॉइजन से बचना है तो इथेनॉल को हम क्या कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के रूप में हम ले सकते हैं, ओके। उन दोनों का स्ट्रक्चर आपने देखा है, यस। हमने आगे मैंने आपको कहा कि उसका जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक दोनों का सेम जैसा है, ओके। तो वो मिथेनॉल की जगह पर इथेनॉल आकर एक्ट करेगा, तो वो जो पॉइजनिंग जो है उससे हम बच सकते हैं, ओके। तो मिथेनॉल इज़ अ वेरी टॉक्सिक व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड टू दैट फॉर्माल्डिहाइड जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू, मिथेनॉल फॉर्माल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, किस एंजाइम के थ्रू, द लीवर एंजाइम ऑफ दैट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ओके। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो मिथेनॉल पर एक्ट करेगा और क्या बना देगा, फॉर्माल्डिहाइड, HCHO। And formaldehyde is a very toxic substance which is cause that blindness and death. इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, तो इसको रोकने के लिए फॉर्माल्डिहाइड जो है वो वेरी टॉक्सिक है, तो उसे हम फॉर्म नहीं होने देंगे, ओके। तो उससे लेके इथेनॉल आता है, इथेनॉल मिथेनॉल से compete करता है, उससे फाइट करता है, जाओ तुम जाओ, मुझे जुड़ने दो एंजाइम के साथ, तो वो वहाँ पर जुड़ जाएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट पर और जाकर क्या बना देगा, प्रोडक्शन जो है वो फॉर्माल्डिहाइड का वो क्या करवा देगा, डिक्रीज करवा देगा और स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ दैट मिथेनॉल विच इज़ कन्वर्टेड टू दैट फॉर्माल्डिहाइड। जैसी प्रोसेस हो रही थी मिथेनॉल में से जो फॉर्माल्डिहाइड बन रहा था उस प्रोसेस को वो क्या करवा देता है, डिक्रीज, स्लो करवा देता है, ओके। तो इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू दैट आल्डिहाइड, वो क्या कर देता है, तो इथेनॉल जो है इथेनॉल को ये एंजाइम आल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, आल्डिहाइड, ओके। और आल्डिहाइड तो क्या है, वन टाइप ऑफ दैट क्या है, फंक्शन ग्रुप है, तो विच इज़ मेटाबोलाइज्ड ईजीली इफेक्टिवली, ओके। फॉर्माल्डिहाइड के जैसा नहीं है वो, फॉर्माल्डिहाइड तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, लेकिन आल्डिहाइड जो है वो वेरी टॉक्सिक नहीं है, तो वो इफ़ेक्टिवली वो क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी मिथेनॉल पॉइजनिंग से बचने की वो किससे सॉल्व कर दी, इथेनॉल ने। तो मिथेनॉल इथेनॉल का क्या है, या फिर इथेनॉल मिथेनॉल का क्या है, इनहिबिटर है, लेकिन वो क्या करता है, मिथेनॉल पॉइजन से ह्यूमन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब आगे चलते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पर।
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट के जैसा उसका देखाव नहीं है, किसका, इनहिबिटर का। ओके, तो वो क्या करेगा, वो तो एक्टिव साइट पर जुड़ नहीं पाएगा। तो नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है, तो वो एक्टिव साइट पर तो जुड़ नहीं पाएगा, तो वो कहाँ पर जुड़ेगा, रेगुलेटरी साइट यानी कि एलोस्टेरिक साइट पर वो आकर जुड़ेगा। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एलोस्टेरिक साइट, तो समझते हैं। एंजाइम किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ओके, दिस वन इज दैट एक्टिव साइट, दिस वन इज दैट एक्टिव साइट जहाँ पर कौन जुड़ता है, हमारा सबस्ट्रेट। ओके, तो सबस्ट्रेट लाइक दिस, ये हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट। लेकिन अगर हम बात करें कि इस टाइप का अगर एंजाइम है, इस टाइप का, तो ये हो गई उसकी एलोस्टेरिक साइट। क्या हो गई, एलोस्टेरिक साइट, और वहाँ पर जाकर हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो आकर जुड़ जाएगा। ओके, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में हम पढ़ें तो in this type of inhibition binds to the site on the enzyme other than the active site to which the substrate binds. The inhibitor does not bear like structural similarities with the substrate. Binding of the inhibitor of the second site of the enzyme does not affect the binding by the substrate. Okay, तो वो क्या करेगा, एलोस्टेरिक साइट यानी कि दूसरी जो साइट है वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, लेकिन वो सबस्ट्रेट के बाइंडिंग साइट पर कोई भी फेरफार या फिर कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा। ओके, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो इतना पावरफुल नहीं है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से। ओके, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसका नाम है, तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक, इट इज़ कॉल्ड दैट इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल यानी कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, कोई भी टाइप की आप सिचुएशन खड़ी करोगे, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, फिर भी इरिवर्सिबल इनहिबिशन रिवर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा जो इनहिबिटर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो क्या कर देता है, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, वो एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप पर ही जाकर एक्ट करेगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, यानी कि उसकी जो फंक्शनलिटी थी एंजाइम की, वो यानी कि वो क्या करता था, मान लीजिए एंजाइम करता था ऑक्सीडेशन, यानी कि वो ऑक्सीडेज टाइप का एंजाइम था, तो वो ऑक्सीडेशन जो करता था वो उसके जो फंक्शन पर ही उसने क्या कर दिया, उसके फंक्शनल ग्रुप को ही उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब वो एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड दैट इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ओके, आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और अगर आप ऐसे ही एंजाइमोलॉजी के सभी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस किस टॉपिक पर डाउट है, उस टॉपिक पर हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।